नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का निर्णय किया गया है। व्यवस्था 7 निश्चित फेज 3 के तहत स्वास्थ्य समृद्धि के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की जा रही है। इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के बेतिया में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम लोगों को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो। और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 16वीं यात्रा समृद्धि यात्रा की शुरुआत करने बेतिया पहुंचे। इसके साथ सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा व जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी व आपदा मंत्री नारायण शाह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर प्रखंड में उच्चतर शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज के साथ ही एक आदर्श विद्यालय खुलेगा। बिहार के युवा को रोजगार के लिए नहीं जाना होगा बाहर। सूबे में नए नए उद्योग की स्थापना भी होगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने इस वीडियो में। हम लोग तो 2024 के दिसंबर में जो आए यही पर ना आए थे जी, और उसके बाद 2025 में जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके देखा कि कहीं कोई कमी रहे तो सब तरह से तो पूरे जगह पर बता ही दिए कि पूरे सब जगह हुआ। तो यहाँ के बारे में निकल गया था 8 योजनाओं की स्वीकृति, तो स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है। अब सब तरह से काम हो रहा है जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। गंडक नदी के पार वाले प्रखंडों के लिए डिग्री कॉलेज खोला गया है। बेतिया शहर की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। बेतिया जो स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बेतिया में बाईपास निर्माण कराया जा रहा है और बेतिया में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। और इसी में 2 जगह और भी मदनपुर से उत्तर प्रदेश सीमा तथा इनरवा से वाल्मीकि नगर तक 2 सड़कों का निर्माण जारी है। अब जान लीजिए 7 चीजों के बारे में है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 6 लाख और 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सरकारी भी दी जाएगी, सहायता भी दी जाएगी, अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब फिर दूसरा है पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। जो है बंद पड़ी जनपटिया जो है और जो है चीनी मिल को किसानों के हित में फिर से। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर में आज माघ कृष्ण चतुर्दशी पर विश्व के सबसे ऊंचे 33 फुट शिवलिंग की स्थापना होने वाली है। सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक वाराणसी के पंडित द्वारा पूजा अर्चना किया जाएगा। वहीं पूजा के लिए कंबोडिया और कोलकाता से फूल मंगाया गया है। मंदिर परिसर में स्थापना को लेकर 1 ट्रक फूल पहुँच गए हैं। इसमें गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी आदि फूल शामिल है। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए खास तरह का 18 फीट का माला तैयार किया गया, जिसे फूल सहित भांग, धतूरा, बेलपत्र मिलाकर बनाया गया है। वहीं शिवलिंग को इंस्टॉल करने के लिए राजस्थान और भोपाल से 2 क्रेन मंगाए गए हैं। स्थापना से 1 दिन पहले इन क्रेन की मदद से ट्रायल रन भी किया गया। ये दोनों क्रेन 750 टन की कैपेसिटी के हैं। उनकी मॉनिटरिंग टाटा कंसल्टेंसी
सर्विसेज कर रही है। अयोध्या राम मंदिर काशी विश्वनाथ के पंडित होंगे शामिल। इसके बाद हवन और शिवलिंग की स्थापना होगी। यहाँ पूजा के लिए महावीर मंदिर से करीब 7 पंडित आए हुए हैं। इसके साथ ही अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात, हरिद्वार, महाराष्ट्र भी पंडित पहुंच रहे हैं। पीठ पूजन में ये लोग शामिल होंगे। सहस्त्रलिंगम की स्थापना के दौरान होने वाले भव्य यज्ञ में चारों वेदों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। 4 LED बड़े स्क्रीन लगाए ताकि लोग लाइव स्थापना को देख सकें। 8 पवित्र स्थलों से जल से किया अभिषेक से शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। अलग अलग जगहों से जल मंगाया गया है। कैलाश, मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर, सोनपुर, रामेश्वर से गंगा जल मंगाया गया। इसके साथ ही सिंधु, नर्मदा, नारायणी, कावेरी, गंडक आदि के जल का अभिषेक होगा। 17 जनवरी को माँ कृष्ण की चतुर्दशी की तिथि है। ऐसा माना जाता है इसी दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव के लिंग की पूजा हुई थी। इस दिन का महत्व और शिवरात्रि के समान माना गया, इसलिए स्थापना के दिन यह दिन चुना गया है। वहीं शिवलिंग के पूर्व दिशा में स्थित एक बड़े मंडप में यज्ञ स्थल पर निर्माण किया गया। नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम वहां मौजूद रहेंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और आरएलएम के विधायकों में टूट और खटपट के दावे, अटकलों पर संशय बना हुआ है। बिहार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में सस्पेंस से पर्दा उठने की संभावना जताई जा रही है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से होने जा रही है। यह सत्र कई मायनों में रोचक रहने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए की नई सरकार का सदन में 3 फरवरी को पहला बजट पेश करेगी। सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों के सीटिंग अरेंजमेंट पर भी सबकी निगाहें रहेगी। दरअसल लालू और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट के दावे और अटकलबाजी पर चर्चा विषय बनी हुई है। अब इन दावों से सस्पेंस बजट सत्र में खत्म होते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत और नई सरकार के गठन के कुछ दिनों बाद ही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की ओर से विपक्ष में टूट के दावे किए जाने लगे थे। विधानसभा में 25 सदस्यों वाली आरजेडी और 6 सदस्यों वाली कांग्रेस के अधिकतर विधायकों के एनडीए में संपर्क में होने और खरमास के बाद पाला बदलने के दावे किए जा रहे थे। इससे सियासी पारा गरमाया हुआ है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस बात को लगातार खारिज किया जा रहा है। बीते सोमवार को पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कोई भी विधायक नहीं पहुंचे। इससे विपक्ष में टूट की खबरों को और बल मिल गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस में सब कुछ अजीबल होने का इशारा किया। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में भी खटपट चल रही है। बिहार चुनाव में आरएलएम के 4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। इनमें कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को छोड़ अन्य 3 विधायक शीर्ष नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी भाजपा से नजदीकी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इससे पार्टी में नाराजगी बढ़ गई है और कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसी वजह से पार्टी के 3 विधायक एकजुटता दिखा रहे हैं। पिछले दिनों विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो, आलोक कुमार सिंह ने कुशवाहा की लिट्टी पार्टी से दूरी बनाए रखी। हाल ही में वे भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के दही चूड़ा भोज में दिखे। खरमास खत्म हो गया है, लेकिन विभिन्न दलों में टूट और खटपट के दावों पर फिलहाल संशय है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा बजट सत्र में यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सदन के अंदर आरजेडी, कांग्रेस के विधायक विपक्ष के खेमे में ही बैठेंगे या नहीं, साथ ही आरएलएम के विधायकों का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, ये 2 फरवरी को सत्र के दिन पहले स्पष्ट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछा है कि बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस गिद्ध की चर्चा की है वह कौन है। लालू यादव सरकारी आवास खाली कर दे, गिद्ध के कारण बीमार हो गए और चुनाव हार गए हैं। विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार की समीक्षा कर रहे हैं। इधर जदयू प्रवक्ता ने रोहिणी आचार्य की ट्वीट को लेकर हथियार बनाकर लालू यादव पर प्रहार कर दिया। जदयू प्रवक्ता नीरज ने पूछा, किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस गिद्ध की चर्चा की वह कौन है। लालू यादव सरकारी आवास खाली कर दे, गिद्ध के कारण बीमार हो गए और चुनाव हार गए।
जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद की समीक्षा बैठक उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन पिता को किडनी देकर जीवन देने वाली घर की बेटी ने गिद्ध के प्रवास की बात कही है, तो जिसके घर में गिद्ध बैठ जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। लालू जी चुनाव हार गए, काफी बीमार है, अब गिद्ध के नाम का खुलासा होना चाहिए कि गिद्ध आखिर कौन है। उन लोगों को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास अविलंब खाली कर देना चाहिए ताकि लालू यादव स्वस्थ और उनका परिवार सुरक्षित रहे। अगर ऐसा नहीं करते तो राष्ट्रीय जनता दल को राजनीतिक गिद्ध का आश्रय स्थली माना जाएगा। दरअसल विदेश से लौटे तेजस्वी रणनीति और हार की समीक्षा में झूलते हैं। शुक्रवार को पटना में अपने आवास पर तेजस्वी यादव ने पार्टी के सांसदों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस समीक्षा भारतीय संजय यादव मौजूद थे। इस बीच रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी। उनके ट्वीट पर बिहार की सियासत सुलग गई। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज़्यादा जरूरी है खुद आत्ममंथन किया जाए, हार की जिम्मेदारी तय की जाए और अपने इर्द गिर्द कब्जा बनाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाया जाए। इसके बाद ही किसी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। जनता सब जानती है और समझती है। रोहिणी आचार्य ने नाम लिए बगैर तेजस्वी और उनके सलाहकार संजय यादव को टारगेट किया। सत्ताधारी जदयू समेत कई दलों के नेताओं के लिए रोहिणी का ट्वीट कारगर हथियार बन गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।